साथियों नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे इस सेशन में स्टेट 2025 में 25 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में एसएसटी का जो पेपर हुआ है एसएसटी का, ठीक है, तो उसका जितना भी प्रश्न पूछा है हम उसको देखने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। और इस प्रश्न का संकलन दो व्यक्ति के माध्यम से हुआ है, जिनका नाम है मुकेश चौपाल जी, दरभंगा के हैं, उनका बहुत बहुत आभार। सुजीत, जिनका नाम ट्री मैन के नाम से जानते हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार, जिन्होंने इस प्रश्न को बताया है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ है? ठीक है, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में हुआ था। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में हुआ है। ठीक है, तो पहला प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 1916। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग का कब कब एग्जाम है, मतलब किस डेट को, जैसे 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1 जब भी है तो आप लोग बताइए। ठीक है, कमेंट करके उस हिसाब से वीडियो बना देंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 1950 में हुआ है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब हुआ है? तो 1950 में हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, 3 नंबर प्रश्न को। तो ट्रायंगुलर नंबर से एक प्रश्न था। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे उस क्वेश्चन को, ट्रायंगुलर नंबर वाला, जैसे ट्रिपलेट टाइप का प्रश्न था। ठीक है, अच्छा 4 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे। तो तरबूज का खेती किस मौसम में की जाती है? ठीक है, मौसम कौन कौन होता है? तो रबी, खरीफ, जायद। ठीक है, तो रबी फसल में क्या होता है, खरीफ में क्या होता है और जायद में क्या होता है? ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, रबी में गेहूं होता है, सरसों होता है, मटर होता है, चना होता है, जबकि खरीफ में होता है धान होता है, मक्का, ये सब होता है। ठीक है, और जबकि इस तरबूज का खेती या फिर सलाद वाला जो भी चीज होता है तो जायद के फसल में उसको काउंट किया जाता है। ठीक है, तो 4 नंबर का उत्तर हो जाएगा जायद फसल। ठीक है, यानी जायद वाला मौसम में होता है। 5 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं, तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे तो इसका उत्तर कमेंट करके बताइए, या फिर मन में ही दोहराइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? मानसीराम में होता है। ठीक है, मानसीराम, मानसीराम भारत के किस स्टेट में है? ठीक है, मानसीराम है आपका मेघालय। ठीक है, इससे पूर्व में जो था उसका नाम था चेरापूंजी, वो भी आपको मेघालय में ही है। ठीक है, मेघालय में गारो खासी जयंतिया पर्वत के आसपास जो है मानसीराम क्षेत्र है, जहाँ पे सबसे अधिक विश्व में वर्षा होती है। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न हम लोग देख लिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, विश्व में सबसे अधिक जनजाति की आबादी कहाँ है? मान लीजिए ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको अफ्रीका हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनजाति की आबादी है। यह प्रश्न रिपीटेड है। ठीक है, यह प्रश्न रिपीटेड है, मतलब कि इसके पूर्व में भी जिसे 14, 15, 16 को एग्जाम हुआ एसएसटी का, उसमें पूछा जा चुका है प्रश्न। आप लोग जो भी वीडियो हुआ है, जैसे 14, 15, 16 को जितना भी एग्जाम एसएसटी का हुआ, आप लोग उसका एक बार क्वेश्चन को जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में 5 से 6 नंबर डायरेक्ट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग इसके लिए मेरे प्ले लिस्ट में जाके मेरे चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। 14, 15 और 16 को हम एनालाइज कराए हैं एसएसटी का पेपर। ठीक है, हिंदी का भी पेपर को एनालाइज कराएं, तो आप लोग जाके उसको देख लीजिए। ठीक है, एक प्रश्न था 7 नंबर, रमेश का जन्म पिता के शादी के 2 वर्ष बाद हुआ है। ठीक, उसकी माँ पिता से 5 वर्ष कम उम्र की है और रमेश से 20 वर्ष बड़ा है। ठीक है, उसका जो है पिताजी रमेश से 20 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो रमेश का उम्र अभी 10 वर्ष है, तो पिता की शादी कब हुई? ठीक है, तो इसका आंसर 25 वर्ष होगा। ठीक है, इसका आंसर जो है 25 वर्ष होगा। ठीक है, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अब अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। ठीक है, और आगे आने वाला जो भी अपडेट है स्टेट से, टीआरई से, वो आपको मिस नहीं हो। ठीक है, आप लोग प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि हमको लगे कि आप लोग को वीडियो हेल्पफुल है या फिर अच्छा है। बस आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट अपना कर दीजिए। ठीक है, तो अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो देखिए ये भारत है। ठीक, तो मैंग्रोव वन यहाँ पे सुंदरवन में होता है, कच्छ की खाड़ी में हो जाएगा, फिर यहाँ पे अंडमान निकोबार में होता है। ठीक है, तो सबसे अधिक मैंग्रोव वन जो है सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन के हिसाब से वेरिएबल हो सकता है, मतलब जैसा ऑप्शन होगा उस हिसाब से आप आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग अगर एसएसटी का पेपर है आप लोग का, तो 9, 10 का जो है ना, 9, 10 का एटलीस्ट एनसीईआरटी ज्योग्राफी का देख लीजिए, हिस्ट्री पॉलिटी का देख ही लीजिएगा, ताकि आपको प्रश्न जो है मैक्सिमम 50 से 60 आपको वहीं से बनने को बन जाएगा और आप
वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए ना आप लूसेंट के पीछे जो 5 पेज का वर्ल्ड हिस्ट्री है आप वहां से कर लीजिए तो सिर्फ आप 5 पेज से आपको 5 से 6 प्रश्न डायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। बाकी अगर कुछ प्रश्न इसमें जो छूट रहा है आप लोग कमेंट करके, जिनका भी आज पेपर हुआ है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये प्रश्न और आया था तो उसके रिगार्डिंग हम एक वीडियो बना दें ताकि कंप्लीट एनालिसिस इसका हो जाएगा। ठीक है, लगभग हम लोग 50 से 60 प्रश्न इसमें देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न, सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये भारत है तो सदाबहार वन होता है यहाँ पे होता है सुंदरवन के क्षेत्र में होता है और नॉर्थ ईस्ट में होता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में असम, मेघालय, मिजोरम, ये सब साइड में जो है सदाबहार वन पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 10 नंबर प्रश्न को, एशिया में मीठी पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है। ठीक है, तो एशिया में सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है बैकाल झील। बैकाल झील कहाँ पे स्थित है, तो रसिया में है। ठीक है, बैकाल झील कहाँ पे है, रसिया में। ठीक है, सबसे गहरा भी इसको माना जाता है बैकाल झील को। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कोयला का सबसे उत्तम प्रकार कौन है। हम आपको ऑप्शन देते हैं, एंथ्रोसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। ठीक, ये 4 कोयला का प्रकार है। इसमें बताइए आपके सर्वश्रेष्ठ कौन होगा, भारत में कौन सबसे अधिक पाया जाता है, घरेलू रूप से कौन प्रयोग होता है और सबसे घटिया कोयला कौन होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए इसमें क्या होगा। ठीक है, वैसे इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रोसाइट। ठीक है, बिटुमिनस जो है घरेलू उपयोग में प्रयोग किया जाता है। पीट जो होता है सबसे घटिया किस्म का, यानी इसमें ऊर्जा बहुत कम, मतलब जिसे 55 से 60% इसमें कार्बन होता है, जिससे ऊर्जा, देखिए अच्छा कोयला का मतलब होता है कि जितना अधिक उष्मा दे दे। ठीक है, उसको अच्छा कोयला मानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रोसाइट। ठीक है, एंथ्रोसाइट। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 12 नंबर प्रश्न को, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है, तो यह आपका परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है कोयला। ठीक है, भारत में बिजली उत्पादन के लिए कौन सा परंपरागत संसाधन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक परंपरागत स्रोत में जैसे क्या होता है, परंपरागत जैसे होता है, जैसे इसको बोलते हैं गैर नवीकरणीय, एक होता है नवीकरणीय, यानी नवीकरणीय का मतलब जो हम लोग बार बार बना सके, खत्म नहीं हो। गैर नवीकरणीय मतलब उसको हम यूज करेंगे तो खत्म होते जाए, जैसे सौर ऊर्जा है। ठीक है, पवन ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा होता है। जबकि गैर नवीकरणीय ऊर्जा उसे कहते हैं जैसे पेट्रोलियम है, डीजल है, उसके बाद से कोयला है। ठीक है, तो इसका जो है भारत में बिजली उत्पादन के लिए कौन सा परंपरागत संसाधन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो गैर नवीकरणीय या फिर कोयला का हम लोग प्रयोग करते हैं अधिक। ठीक है, इसके बाद से 14 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी है। ठीक है, वही नवीकरणीय ऊर्जा जो हम बोले जो दोबारा यूज कर सकता है आदमी, परंपरागत नहीं हो। ठीक, इसको गैर परंपरागत कहते हैं, मतलब कि इसमें सौर ऊर्जा हो जाएगा, पवन ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, यही सब होता है। देखिए एक चैप्टर है लोकतंत्र, जो पॉलिटी का चैप्टर है, लगभग इससे हर एग्जाम में यानी हर शिफ्ट में आपको 6 से 7 प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसमें भी जो है 25 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में भी 6 से 7 प्रश्न लोकतंत्र से पूछा गया है। ठीक है, आप लोग जो है इस चैप्टर को एकदम अच्छा से करके ही जाइएगा। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, तो एक माइक्रो टीचिंग से प्रश्न था। ठीक है, तो पेडागोजी में आप पढ़िएगा तो माइक्रो टीचिंग को अच्छा से करके जाइएगा, ताकि आपका 2 से 3 प्रश्न यहाँ से हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ये आपका कवर हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 17 नंबर को, तो पाक जल संधि भारत और किस देश के बीच है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका भारत हो गया। ठीक, अब यहां हो गया श्रीलंका, यही जो होता है इसी का नाम है पाक स्ट्रेट या फिर पाक जल संधि इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो किसके किसके बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क्या, भारत और श्रीलंका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 18 नंबर, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। ठीक है, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, तो श्री जयवर्धन है। ठीक है, देखिए श्रीलंका से आपको कितना क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन इसके पहले भी शिफ्ट में पूछा
पूछा गया है कि श्रीलंका के सबसे ऊंची चोटी का काम है क्या नाम है, तो उसका नाम है पिटरू दोयला। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर श्री जयवर्धन है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न था, इसको हम लोग देखते हैं आगे, कोडिंग डिकोडिंग वाला प्रश्न को। चलिए 20 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व कौन सा भाग में है, संविधान के कौन सा भाग में है आपको नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का चर्चा किया गया। ठीक है, 3 में मौलिक अधिकार, ठीक है, 2 में नागरिकता और पहला में संघ एवं उसका क्षेत्र। ठीक है, 4A में मौलिक कर्तव्य, 5 में संघ। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 21 नंबर प्रश्न को। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, जमुना। देखिए ये भारत है आपका, तो यहाँ से आपको चाइना का जो है कैलाश मानसरोवर है, तो यहीं से आपको जो है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होते होते यहाँ अरुणाचल प्रदेश इन करेगा और यहाँ असम होते होते आपको बांग्लादेश में प्रवेश कर जाएगा और बांग्लादेश में जैसे ही जाएगा इसका नाम हो जाएगा जमुना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 18वीं लोकसभा का कार्यकाल कब है। ठीक है, तो देखिए 18वीं लोकसभा कब हुआ था, 2024 में हुआ था चुनाव। ठीक है, तो 2024 से 2029 तक है। ठीक है, 18वां लोकसभा का कार्यकाल क्या है, 2024 से 2029। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन है। 23 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। मतदान देने का मतलब मत देने का न्यूनतम उम्र क्या है। ठीक है, आपको मत देने का न्यूनतम उम्र है 18 वर्ष है। क्या है, मत देने का न्यूनतम उम्र क्या है, 18 साल है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितना उम्र होना चाहिए। ठीक है, या फिर विधानसभा में, जैसे अभी बिहार में चुनाव है, तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया KYP क्या है। ठीक है, KYP एक स्किल बेस्ड कंप्यूटर एजुकेशन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या था उस हिसाब से आप लोग, हम उम्मीद करते हैं कि सही टिक किए होंगे। ठीक है, अगर इसमें कुछ क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट करके बताइए कि ये प्रश्न और आया था, जिसको हम एक अलग वीडियो में ला के आप लोगों को बता देंगे, जिससे आगे जिनका भी एग्जाम है उन लोगों को हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। भारत का लोकतंत्र कैसा है। ठीक है, भारत का लोकतंत्र कैसा है, तो समाजवादी या फिर साम्यवादी। ठीक है, तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि इसका क्या ऑप्शन में था, उस हिसाब से इसका आंसर मतलब सटीकता से लगाया जा सकता है। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत की दलीय व्यवस्था कैसा है। ठीक है, भारत में जो दलीय व्यवस्था है वो बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था का मतलब होता है कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए एक से अधिक पार्टियां उसमें शामिल होती। जैसे भारत में कौन कौन पार्टी है, तो कांग्रेस है, बीजेपी है, राजद है, ठीक है, एनसीपी है, सपा है, इस प्रकार से बहुत सारा पार्टी है जो, तो इसीलिए भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, एक दलीय व्यवस्था में मतलब एक ही पार्टी रहेगा, जैसे चाइना। दो दलीय व्यवस्था यूएसए में यानी अमेरिका में, जैसे 2 रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसी प्रकार से भारत का दलीय व्यवस्था बहुदलीय है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 27 नंबर। आपतन का अर्थ क्या है। ठीक है, आपतन का क्वेश्चन में क्या स्पष्ट रूप से लिखा था, तो आप लोग बताइएगा कि क्या है, उस हिसाब से हम लोग इसका बेहतर आंसर बता सकते हैं। तो क्वेश्चन अस्पष्ट लग रहा है। ठीक है, जैसे आपतन कोण पूछा है कि आपतन क्या पूछा है, ठीक है, या फिर आइसोलेशन पूछा है, आतपन। ठीक है, तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा क्या ये प्रश्न था। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 28 नंबर को। 1857 की क्रांति का दिल्ली से नेतृत्व कौन किया था। ठीक है, दिल्ली से नेतृत्व कौन किया था, तो बहादुर शाह द्वितीय, या फिर ऑप्शन में क्या था, बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो इन दोनों में से जो नाम एक ही आदमी का है,
तो ठीक है, तो ऑप्शन में जो होगा उसको आप लोग टिक कर दिए होंगे, उम्मीद करते हैं। और इन्हीं का लड़का था एक बख्त खान, मतलब सेनापति था बख्त खान, तो इसका भी नाम कभी कभी आता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो बख्त खान भी ऑप्शन में रहता है। ठीक है, वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, या फिर जिनका भी स्टेट का एग्ज़ाम है उनके पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी वीडियो देख लें और उनको समझ में आ जाए मोटा मोटी के प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। दिन पे दिन स्टेट का जो पेपर है हार्ड होते जा रहा है, मतलब टफ होते जा रहा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। गैर नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी है? ठीक है, तो गैर नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है? जिसको हम लोग दोबारा यूज नहीं कर सकते, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, गैस। ठीक, ये सब होता है गैर नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, चलिए जवाहर बांध कहाँ है? ठीक, तो देखिए जवाहर बांध जो है चंबल नदी पे है। ठीक है, जवाहर बांध है चंबल नदी पे। कहाँ पे है? तो राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में जवाहर बांध कहाँ है? तो राजस्थान में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? तो 30 वर्ष जो है राज्यसभा का सदस्य बनने का न्यूनतम आयु, जबकि लोकसभा का सदस्य बनने का न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। ठीक है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए, राज्यपाल बनने के लिए आपका न्यूनतम उम्र जो है 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मैंग्रोव क्षेत्र कहाँ है? ठीक है, तो मैंग्रोव क्षेत्र आपका यहाँ पे अंडमान है, दक्षिण अंडमान। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा दक्षिण अंडमान। हालांकि यहाँ सुंदरवन यहाँ पे कच्छ की खाड़ी में भी है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या ऑप्शन में था। ठीक है, 3 प्रश्न जो था रीजनिंग से प्रश्न था। ठीक है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, और कोई प्रश्न था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 34 नंबर को। तो ये प्रश्न था माध्य निकालने वाला। ठीक है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, ब्लड रिलेशन से रीजनिंग का प्रश्न था। आपको मोटा मोटी हम बता दे रहे हैं कि किस टाइप का प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अब ये सब तो याद होता नहीं है किसी को, एग्जैक्ट याद रहता तो हम बताता हमको कोई, तो हम इसको क्वेश्चन में करा ही देते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 34, 35, 36 प्रश्न होना चाहिए यहाँ पे, 36, 37, 38। ठीक है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 1919 में हुआ था। कितना तारीख हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ है जालियांवाला बाग? तो अमृतसर, पंजाब। ठीक है, अमृतसर पंजाब में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 37 नंबर को। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड को जांच करने के लिए किस समिति का गठन हुआ था? ठीक है, तो हंटर कमेटी का गठन हुआ था। ठीक है, हंटर कमेटी का। 38 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। बिहार का सबसे पुराना नदी परियोजना कौन है? तो बिहार का सबसे पुराना जो नदी परियोजना है सोन नदी परियोजना है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ट्रिपलेट से एक प्रश्न था, 3, 5, 7, 2। ठीक है, इसमें कौन सा ट्रिपलेट नहीं होगा? ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए 2, 3, 5, 7 में कौन ट्रिपलेट नहीं होगा। ठीक है, आप लोग इसको कमेंट करके बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? ठीक है, तो सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था। ठीक है, एक अधिगम से प्रश्न था, तो अधिगम चैप्टर को आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? ठीक है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? ये रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, लोकसभा का और राज्यसभा का, विधानसभा का निर्वाचित सदस्य करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई मनोनीत सदस्य करता है, तो नहीं। विधानसभा में आपके यूटी का भी विधानसभा, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी का भी शामिल होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस आर्टिकल में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 41 नंबर प्रश्न को। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? ठीक है, फ्रांस की क्रांति 1786 ईस्वी में हुआ था। ठीक है,
एक और प्रश्न था 1920 में युद्ध हुआ था, तो इस संबंधित कोई प्रश्न था, स्पष्ट प्रश्न नहीं मिला है, हालांकि 1920 से रिलेटेड एक प्रश्न था। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न था कि 43 नंबर नहीं, मतलब कि 40, 41, 42, 43, 44 प्रश्न हो गया, 45 में हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में हुआ था। ठीक है, इसी में ध्रुवीय राष्ट्र होता था एक और कौन राष्ट्र होता है आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए 44 यानी 46 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। पटना, जैसे पटना को PATNA, पटना को हम लोग लिखते हैं 16, 1, 20, 14, 1। पटना को मतलब ये लिखते हैं, तो फिर सीवान को क्या लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न था। तो सीवान का हो जाएगा आपका 19, 9, 23, 1, 14। ठीक है, इसी प्रकार से जो भी प्रश्न था आप लोग बनाए होंगे, या फिर कमेंट करके बताइए कि एग्जैक्ट क्या प्रश्न था। ठीक है सॉरी, वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, समझें। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 3, 9, 27, 81, 729 या फिर 3 के पावर 7 का माध्य क्या होगा। माध्य का मतलब क्या होगा, सभी नंबरों का जोड़ दीजिए, बटा कितना नंबर है उससे भाग दे दीजिए। तो कितना नंबर था, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर था। अब इसको जोड़ दीजिए आप, 3, 9, 27, 81, 729 और फिर से 3 के पावर 7 जोड़िएगा, तो आपको जितना आएगा उसको जोड़ के आप 6 से भाग दे दीजिएगा, तो आपको आंसर निकल जाएगा। ठीक है, मतलब इस टाइप का प्रश्न था, आप देख लीजिए इसको, ताकि आने वाला समय में एग्जाम में आपको पढ़े तो आप लोग गलती नहीं करें। समझ गए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो को अगर आपको 1% भी अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आज के जो 25 तारीख को सेकेंड शिफ्ट का भी हम क्वेश्चन कल लाएंगे, और 26, 27, 28, 29, 30, 31 एक यानी जब भी होगा एग्जाम पेपर 1 का SST का, तो हम उसको डिस्कशन करा देंगे। ठीक है, ताकि आप लोग अपना मिला लें और स्पष्ट रूप से आप लोग निश्चिंत हो जाएं कि आप लोग का रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न था माइक्रो टीचिंग का आविष्कार कब हुआ था। ठीक है, माइक्रो टीचिंग का आविष्कार हुआ था 1963 में USA में। ठीक है, माइक्रो टीचिंग का आविष्कार 1963 के USA में हुआ था। ठीक है, 45 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 46, 47 हो गया आपको, 48 नंबर हो गया, 49 नंबर हो गया, 50 नंबर हो गया। ठीक है, हम लोग 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ब्लूम टेक्सोनोमी से प्रश्न था। ठीक है, ब्लूम टेक्सोनोमी आप जब पढ़िएगा, CDP पढ़िएगा, तो उसी में ब्लूम टेक्सोनोमी पेडागोगी में ही इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, तो आप ब्लूम टेक्सोनोमी को भी देख लीजिएगा, माइक्रो टीचिंग, ठीक है, अधिगम, इस सब से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें एक सासाराम करके कुछ था, किस युग का है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए भैया लोग, तो इसका हम स्पष्ट आंसर नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, 51 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का भारत में नुकसान क्या हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उसका भारत पे क्या नुकसान पड़ा था, तो आर्थिक नुकसान पड़ा था। ठीक है, आर्थिक नुकसान पड़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको आर्थिक नुकसान। अगला प्रश्न था 52 नंबर प्रश्न जो दिया था, नाजीवाद से एक प्रश्न था। मतलब नाजीवाद कहाँ पे है, तो जर्मनी में हिटलर के समय को ही नाजीवाद का शासनकाल कहते हैं। ठीक है, नाजीवाद, फांसीवाद। आप जो है ना वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप लोग प्लीज लूसेंट का जो पीछे 5 पेज में जो दिया है ना वर्ल्ड हिस्ट्री, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, तो आपको यहाँ से 5 से 6 प्रश्न डायरेक्ट आपका सही हो जाएगा बिना किसी मेहनत के। तो आप लोग इसको फॉलो कर लीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला, देखिए स्टेट का तो हो जाएगा एग्जाम, ये तो आपको पास करना। मेन आपका जो कंपटीशन चालू होगा TRE से होगा। ठीक है, TRE आपको पास करना सबसे ज़रूरी है। तो TRE पास करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम से जुड़ने का आपका क्या फ़ायदा होगा, तो जितना भी आपको मिलेगा आपको PDF, ठीक है, नोट्स,
जितना आपको टीआरई पास करने के लिए आपको पीडीएफ, नोट्स, करंट अफेयर्स, वीडियो, जो कुछ भी चाहिए, गाइडलाइन, मोटिवेशन, जो कुछ भी चाहिए तो हम लोग उसको फ्री में आपको अवेलेबल करा देंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़ जाइए, ठीक है। बाकी आप जो है फॉलो कीजिए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं 53 नंबर प्रश्न को। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 21 में, ठीक है। किस में आता है? तो आपको फंडामेंटल राइट में आता है, भाग 3 में, ठीक है, भाग 3 में, ठीक है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं 54 नंबर प्रश्न को। तो EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 में हुआ था, 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ के समय हुआ था, ठीक है। तो हम लोग आज का मतलब 54 क्वेश्चन जो है, हम लोग 54 प्रश्न को डायरेक्ट हम लोग देखने का प्रयास किए हैं, जो 100% आपका रियल प्रश्न है, इसमें किसी प्रकार का झोल झाल नहीं है, ठीक है। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और हम पढ़ा रहे हैं, इसका अनुभव आप लोग को कैसा लग रहा है तो इसको कमेंट में आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए उनके साथ जिनका एग्ज़ाम है। लेकिन आप लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लोग टीआरई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपको पूरा PYQ करा देंगे, ठीक, आने वाला संभावित प्रश्न को करा देंगे हम आपका, ठीक है। बेहतर गाइडलाइन आपको दे देंगे, ठीक है। उसके बाद से आपको मोटिवेशन, PDF, नोट्स, जितने भी टॉप क्लास के कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनका सबका हम फ्री में आपको नोट्स दिलवा देंगे। आपको हम सुनिश्चित करा देंगे कि आपका रिजल्ट 100% हम आपका रिजल्ट टीआरई में करा देंगे बिना किसी शुल्क के, ठीक है। आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप है मेरा स्पार्टन एग्जाम, ठीक है, उसको सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे या फिर इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक आप लोगों को दे देंगे, वहाँ से जुड़ जाइए। बाकी आज का प्रश्न भेजने के लिए 2 लोगों का आभार है, ठीक है। तो आप लोग इनको भी थैंक्स बोल सकते हैं। मुकेश जी, मुकेश चौपाल जी दरभंगा के निवासी हैं, और सुजीत जी जिनका नाम ट्रीमैन के नाम से जाना जाता है। तो यही 2 लोग प्रश्न का आज का अवेलेबल कराए हैं, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।